नमस्कार, आदाब, वेलकम, सुस्वागतम है आपका सभी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, आप सभी जैसा जानते हैं कि मैं हूं शशांक तिवारी और मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सीडीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लासें और हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लासें। हिंदी चूंकि सीटेट का फॉर्म होता है कि वो कोई ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, बल्कि वो पूछता है पैसेज और हिंदी पेडागोजी की वीडियोज़ बहुत ही जल्द आपको नज़र आएंगी। इसी फॉर्म में प्रैक्टिस भी नज़र आएगी और हो सकता है बहुत सारे मैराथन भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। सबसे पहले क्लास शुरू करने के पहले आप सभी से गुजारिश है कि जो भी अभी अभी हमारे साथ में बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सब लाइक करेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और एक बार सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिए। देखिए, शेयर करना बहुत ही ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपके शेयर से हमारे पास में बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं और जब बच्चे जुड़ते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और उनके फीडबैक देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। और हम चाहते हैं कि आप सभी अपना फीडबैक दें ताकि हम और बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। इंसान हमेशा बेहतर ही कर सकता है और डियर लर्नर्स भी हमेशा बेहतर ही करना चाहता है। और जितने भी आज नए मित्र हमारे साथ में जुड़े हैं, जो भी हमारे साथ में नए स्टूडेंट जुड़े हैं, सभी से तहे दिल से गुजारिश है कि आप सभी चूँकि एक बहुत ही अच्छी मुहिम से जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उससे क्या होता है कि आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशंस है आपके मोबाइल में ज़रूर का ज़रूर मिलता रहे। आप सभी जानते हैं मैं हूं आपके साथ में डिस्कस करता हूं शशांक सर। आप डियर लर्नर्स के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ में पढ़ रहे हैं और ये है हमारा फेसबुक हैंडल। यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सीडीपी की और हिंदी की। बकाया डियर लर्नर्स के का जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ से आप केवल और केवल पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके यहाँ पर आप बहुत ही प्यारी प्यारी जो आप यहाँ पर जुड़ करके आप क्या पा सकते हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ को, जो हमारे पास कंटेंट होता है उसकी मैं पिक्स को यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आप मुझसे डीएम करके अपने भविष्य के बारे में, अपनी किसी भी भर्ती के बारे में, टीचिंग से संबंधित कोई भी सलाह राय ले सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी। शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने एक प्यारा सा गद्यांश दिया गया है। ये क्लास नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है। आज का ये जो गद्यांश है ये कौन सा है, तो आप कहेंगे ये दूसरा गद्यांश है। शुरू करते हैं। तो ये आज का पार्ट नंबर 2 है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं रोज एक गद्यांश या पेडागोजी क्लास हिंदी में ज़रूर लेकर के आऊँगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा और आप बेहतरी की तरफ चल सकें। हम चलते हैं बिना किसी उसके चालू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा है कि ये कोई भी पैसेज करें आप, हिंदी का पैसेज करते समय पैसेज को बाद में पढ़िए, सबसे पहले उसके प्रश्नों पर एक सरसरी निगाह डाल लेना अति आवश्यक है ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि आखिर हमें बताना क्या है या पूछा क्या जाना है। देखिए लिखा हुआ है, देखो कई बार पैसेज आपके सामने ऐसा आएगा कि ज़रूरी नहीं है कि पैसेज में जो पूछा गया है उसके सारे के सारे आंसर उस पैसेज में रखे ही हैं। कभी कभी आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको हो सकता है कि उसी से संबंधित चीज़ों को पूछा जाए, भाव वही हो बस शब्द वो ना हो। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। मेरे साथ आप सीटेट तक सीखेंगे तो आप ये ज़रूर सीख जाएंगे कि कैसे उसमें आप निकाल पाएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो मुख्य प्रश्न है, जो मुख्य भाषा है वही प्रश्न में लिखी हुई है। हो सकता है भाषा कुछ और आ सकती है लेकिन जो अभिप्राय है, जो आशय है वो वही आएगा। देखिए हमारे पास में पहला प्रश्न लिखा हुआ है। पहले प्रश्न में जो लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की फिल इन द ब्लैंक्स का ध्यान रखना चाहिए। अब किसका ध्यान रखना चाहिए ये हम पढ़ के समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में फिल इन द ब्लैंक्स रखते हैं। क्या रखते हैं? समानता रखते हैं, रुचि रखते हैं, पूर्वानुमान रखते हैं, क्या रखते हैं ये हम पढ़ के समझेंगे। अब देखिए, जब एग्जाम देने जाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका, मैं नहीं कहता हूँ बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन इतना समय रहता है कि आप इसको 1 मिनट में, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे देर लगेगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा सारे प्रश्नों को पढ़ के उनको अच्छी तरीके से समझने में। ठीक है, तो ये अप्रोच वहां पर जब आप जाएं तो आप जरूर रखें ताकि आपका सर्वाधिक फायदा होता चले। हम चौथे प्रश्न की बात करें तो यह है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे रुचि व
वह क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये कैसा है हम पढ़ के समझेंगे आगे। फिर देखो यहाँ पर ग्रामर है और लास्ट में अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जो कंक्लूजन निकलेगा, जो हमारे पास में उपसंहार निकलेगा, उपसंहार का मतलब होता है जो लास्ट में जो हम कह पाएंगे कि हमने इससे क्या सीखा, वो हमको यहाँ पर बताना है। आई होप आप समझ चुके होंगे हमको करना क्या है। शुरू करते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना पैसेज पढ़ना। पैसेज कहता है, देखो प्यारे बच्चे, पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत कड़ाई से बांध देने पर परिणाम स्वरूप बच्चे का जो विकास है, भाई पाठ्यक्रम जो होता है, जो करिकुलम होता है, वो क्यों लगाया जाता है? करिकुलम किसी भी क्लास के लिए क्यों बनाया जाता है? याद रखेंगे, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि करिकुलम किसी भी क्लास में इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चे की एज ग्रुप, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की उस उम्र तक की आवश्यकताओं आदि को देखते और उसके भावी भविष्य में उसको हमको क्या आज सिखा के भेजना है ताकि अगली क्लास में वो बेहतर सीखे, ये सब चीज़ें देखते हुए हम आज का करिकुलम डेवलप करते हैं कि हमको करिकुलम कैसा रखना है। अब ऐसा नहीं है कि हम करिकुलम हम पढ़ रहे हैं, क्लास 4 पढ़ रहे हैं और हमको 10th का करिकुलम अगर दे दिया गया, चूँकि हमारा मानसिक स्तर उतना नहीं है, बच्चे का बौद्धिक स्तर उतना नहीं है, बच्चे का उतना स्तर नहीं है कि वो उस टाइप की चीज़ें समझ पाए, इसलिए करिकुलम जो होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसका बहुत ही बड़ा एक रोल है बच्चे के विकास में, या बच्चे के कह सकते हैं आप संज्ञानात्मक विकास में, या बच्चे के मानसिक विकास में। तो वही कहता है कि अगर पाठ्यक्रम को कड़ाई से, अगर बहुत ही कड़ाई माने बहुत ही दृढ़तापूर्वक या बहुत ही सख्ती के साथ बांध देने पर परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास अनवरत रूप से रुक जाता, अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता, यानी जो विकास उसका अनवरत रूप से करने का आप सोच के आए थे ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, नहीं बन पाता है। अपितु कुछ कृत्रिम खंडों में बट जाता है। आपने सोचा था कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाएंगे जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन अब चूंकि सर्वांगीण विकास हो नहीं पा रहा है, तो वो कुछ खंडों में विकास हो रहा है, और जो कि बहुत ही गलत बात है। एक स्थिर पाठ्यक्रम बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों एवं क्षमताओं के विकास में सहयोग ना देकर एक मजबूरी बन जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी जो रुचि है वो आर्ट्स को पढ़ने में है, या ह्यूमैनिटीज को पढ़ने में, ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है कि सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इस टाइप के सब्जेक्ट को पढ़ने में है, परंतु आप मुझे जबरदस्ती, चूंकि आपने क्लास 4th का या क्लास 10th का ऐसा एक, आप खुद जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छा पढ़ के बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ साइंस साइड चलता है, हमारे यहाँ साइंस का सिस्टम चलता है, इसलिए ना चाहते हुए भी जबरदस्ती सभी को साइंस ही पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना पड़ता है। तो आप देखो, मान लीजिए कि अब जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि ये फिर बालक के विकास में सहयोग थोड़ी ना देता है, ये एक मजबूरी बन जाता है, और मजबूरी बस क्या करना पड़ता है हमको, इसको पढ़ना पड़ता है, जिससे बच्चा और उसका अध्यापक दोनों, क्योंकि अध्यापक जानता होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है। अब चूंकि पाठ्यक्रम यही है, संस्था ने कहा कि भैया आपको यही पढ़ाना है, अब टीचर चूंकि संस्था से अपनी आजीविका चला रहा है, तो वो संस्था के विरुद्ध ना जा करके वो उसको वही पढ़ाना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि बच्चा हो या टीचर हो, दोनों क्या हो जाते हैं, तो आप कहेंगे दोनों बेबस हो जाते हैं, और बेबस होकर के जबरदस्ती में टीचर पढ़ाता है, बेबस हो जाते हैं, और जबरदस्ती में क्या करता है कि हम स्वीकार कर लेते हैं कि भैया ठीक है, अब जो कोई करिकुलम ही नहीं है तो हमको यही पढ़ना पड़ेगा। यदि एक बच्चा किसी भी विषय में अपने सहपाठियों से अधिक रुचि रखता है, मान लीजिए उसके सहपाठी हैं सब साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको किसी एक विषय में अधिक रुचि रखता है, तो पाठ्यक्रम की बदौलत, चूंकि पाठ्यक्रम ऐसा रिजिड है कि वो बीच से छोड़ नहीं सकते, पाठ्यक्रम की बदौलत उसे क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे उसे पूरे एक वर्ष क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्योंकि बीच में वो कुछ नहीं कर सकता है। 1 वर्ष पूरा प्रतीक्षा करे, जब पूरा पाठ्यक्रम ओवर हो जाए तब वो उसके विषय में पढ़ सकता है। प्रतीक्षा करनी होती है जब वह उस विषय में कुछ अधिक जानकारी अध्यापक और पुस्तकों से प्राप्त कर सकेगा। मान लीजिए आप साइंस साइड में पढ़ रहे हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, परंतु आपका जो माध्यम है वो साइंस का माध्यम है। अब आप चाहते हैं कि आप कुछ इतिहास जैसा पढ़ें, आप कुछ नागरिक शास्त्र, आप कुछ
है, सिविक्स जैसा पढ़ें आप, कुछ हिस्ट्री जैसा पढ़ें आप, कुछ पॉलिटिकल जैसा पढ़ें, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि करिकुलम अगर वो पढ़ेंगे तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो क्या होता है कि पूरा 1 साल इंतजार करोगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम कुछ और पढ़ेंगे जा करके आगे। ठीक है, यही बात है। फिर देखो लिखा हुआ है, फिर देखो बात अरविंद घोष की होनी शुरू हो गई है। ये देखो लिखा श्री अरविंद के आश्रम में एक हमारे, आप जानते हैं अरविंद घोष थे, उन्होंने क्या किया कि शिक्षा केंद्र बनाए थे। अरविंद घोष के शिक्षा क्रम जो सेंटर थे उनका एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि वहां पर जो पाठ्यक्रम वो पूर्ण निर्धारित या स्थिर नहीं होता है। मतलब वहां पर कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसा नहीं कि ये पाठ्यक्रम है और बच्चों को यही फॉलो करना है, नहीं। बच्चों की अपनी व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से, अपनी व्यक्तिगत रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी विषय की जानकारी, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर देखो लिखा हुआ है कि सामर्थ्य के अनुसार किसी विषय की जानकारी प्रगति जारी रखने की छूट रहती है। मतलब वहां पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई पाठ्यक्रम रिजिड नहीं है कि भैया इसी को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बल्कि वहां पर छूट है। बच्चे को जिस पर इंटरेस्ट है वो उस करिकुलम तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और साथ में वो समय निकाल करके उन्हीं क्लासों में जा सकता है और वो वहां पर भी ज्वाइन कर सकता है और पढ़ सकता है। प्रायः सामान्य स्कूलों में छूट नहीं होती, आप सभी जानते हैं। जहां हम और आप पढ़ते थे वहां पर ऐसी छूट नहीं थी कि आप पढ़ रहे हैं साइंस लेकिन आप जाकर आर्ट की क्लास में बैठे, नहीं, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसी छूट नहीं होती है। तो फिर होता क्या है, फिर होता यह है कि जहां ऐसी छूट नहीं होती है, ये देखिए प्रायः, तो यहाँ से छूट नहीं दी जाती, तो प्रायः होता यह है कि नई कक्षा में आने पर उसे कुछ नया और अपरिचित लगता है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि पिछली क्लास में जब वो था तो उसको किसी बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि नहीं ली है उसने जानकारी, तो जब नई कक्षा में आएगा तो उसको नया नया लगेगा, जिसके बारे में काफ़ी कुछ वह पिछली क्लास में जान चुका होता है, परंतु चूंकि ऐसा करने नहीं दिया जाता है तो इसलिए नया नया लगता है। फिर लगता है कि विशेष तौर पर ऐसा तब होता है जब देखो पाठ्यक्रम अगर पाठ्य पुस्तकों का पर्याय बन जाए, मतलब जो पाठ्य पुस्तकों में लिखा है वही आप करिकुलम में शामिल करें, जबकि करिकुलम पाठ्य पुस्तकों से परे होता है। पाठ्य पुस्तक तो पढ़ाई जाती हैं। अच्छा बताओ, किसी पाठ्य पुस्तक में ये थोड़ी ना लिखा होगा कि बच्चे की क्लास में पढ़ाते समय माहौल को हल्का करना है, या क्लास में पढ़ाते समय हमेशा बच्चों को पढ़ाते ही नहीं रहना है, बल्कि किताबें बताती हैं ये लिखा हुआ है और बस इसी को छपवाते रहिए, पढ़ाते रहिए। तो ये गलत बात है, और ऐसा विशेष तौर पर भारत में होता है। आपने पढ़ लिया होगा, अब आ जाओ करते हैं। ये जो पैसेज है प्यारे बच्चे, ये थोड़ा सा माइंडेड, मतलब मेंटली थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब आप इस पैसेज को समझ पाएंगे। देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की किसका ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी पाठ में नहीं लिखा है, लेकिन आप बता सकते हैं कि बच्चों की क्षमताओं और रुचियों, तीसरा नंबर सही है। क्यों तीसरा नंबर सही है? क्योंकि मान लीजिए कि करिकुलम किसके लिए है, तो आप कहेंगे बच्चे के लिए है। बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब है? कोई बच्चा गरीब है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पढ़ नहीं सकता, उसके पास दिमाग नहीं है। उसका पारिवारिक स्तर क्या है, उसके माता पिता नहीं पढ़े, लेकिन इसका भी कोई महत्व नहीं। याद रखिएगा, जब भी कभी सीडीपी पढ़ो या किसी भाषा की अगर कभी आप पेडागोजी पढ़ना, तो वहां पर कभी भी पारिवारिक जो स्तर होता है वो कभी भी बाउंडेशन नहीं होती है, आर्थिक स्तर बाउंडेशन नहीं होती है, सामाजिक स्तर बाउंडेशन नहीं होता है, बल्कि बच्चे की रुचियां और उसकी क्षमताएं क्या हैं ये आप पहचानें। बस यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ गए ना? तो क्षमताओं और रुचि, जब करिकुलम बनाओ तो ये याद रखो कि भैया उसकी क्षमताएं क्या हैं बच्चों की, या उस एज के बच्चे कितना सीख सकते हैं, और दूसरी बात है कि उनकी रुचियां उस समय क्या क्या हो सकती हैं, और समय के साथ साथ रुचियां बदलती रहती हैं। जैसे आज आवश्यकताएं कुछ और हैं, जबकि पुराने जमाने में आवश्यकताएं कुछ और हुआ करती हैं, जो कृषिपरक शिक्षा दी जाती, लेकिन आज कृषिपरक शिक्षा का कोई महत्व तो ज़्यादा नहीं बचा है। दूसरे में आ जाओ, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में फिल इन द ब्लैंक्स रखते हैं। तो क्या रखते हैं बताइए? समान रुचि रखते हैं, समान क्षमताएं, भिन्न पूर्वाग्रह की भिन्न रुचियां। तो यह बिल्कुल संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषय में अलग अलग प्रकार की रुचियां रखते हैं। जरूरी नहीं कि सब बच्चे को ह्यूमैनिटीज ही पसंद हो, सब बच्चे को साइंस ही पसंद हो, सब बच्चे को क्रिएटिविटी ही पसंद हो, जरूरी नहीं है। सब अलग अलग प्रकार की क्या रखते हैं, तो क्षमताएं रखते हैं और रुचियां रखते हैं। तो भिन्न भिन्न रुचियां रखते हैं, बस यही यहाँ पर भरना है। ठीक, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। मैं आपसे कहूं क्या जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, तो उसको क्या किताबों का पर्याय होना चाहिए? क्या जो किताबों में लिखा केवल वही पढ़ा दो बस हो गया? आप कहोगे जी नहीं, पाठ्यक्रम
पाठ्य पुस्तकों को पाठ्यक्रम का पर्याय होना चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक पर्याय होना चाहिए बिल्कुल गलत बात है। इसका तो आप कहेंगे सही क्या होगा, तो हम आपको बताएंगे सही होगा बी नंबर, 2 नंबर नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी तो हमारे भारत में शिक्षा की दशा क्यों पीछे है, क्योंकि जो किताबों में लिखा है बस उसी को पढ़ो, वही पेपर है, वही पास होगा। ना कोई प्रैक्टिकल होता है, ना कोई वाइवा होता है, कुछ नहीं होता है। और जो होता है तो वो सब खाना पूर्ति होती है। आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए याद रखिए कभी पर्याय नहीं होना चाहिए। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक, पैसेज में कहीं नहीं है, आपको दिमाग लगाना है। फिर देखो अगला है चौथा नंबर, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे, जैसे यहां पर देखो, यहां पर की और वे अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, कि वे अपनी रुचि क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे यह स्थिति सराहनीय, निंदनीय नहीं है। भाई हर एक बच्चे को एक फ्रीडम होनी चाहिए कि उसकी जिस काम में रुचि है, उसकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है, वैसा पढ़ सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, वैसा अध्ययन कर सके। तो ये सराहनीय बात है ना। अगर ऐसा करिकुलम हो जाए, आप खुद ही सोचिए भारत कितनी तेज से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छे अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं अपनी दशा की वजह से, या आप कह रहे हैं कि उनको इतनी छूट नहीं है। तो कैसा है, तो सराहनीय है, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। देखिए आगे आ जाइए, 5 नंबर, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है। हमेशा याद रखिए जब भी पेपर में जाना तो किया गया है कि नहीं किया गया, इसका विशेष याद रखना। तो क्या लिखा हुआ, नहीं किया गया है। देखो इसमें बेफजूल में बे का प्रयोग किया गया है, बेईमान में बे का प्रयोग किया गया है, बेअदब में बे का प्रयोग किया गया है, लेकिन बस में बे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा जो बस शब्द है इसमें बे शब्द का, बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपसे आप अगर पूछो कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो आप बता दो, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, आगे या पहले प्रयोग किए जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो बेफिजूल, बेईमान, बेअदब या बस, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यही सही हो जाएगा। अब 6वें नंबर की बात करते हैं, प्रतीक्षा शब्द से बना एक नया शब्द। देखो प्रतीक्षाशाली आपने कभी नहीं सुना होगा, ये गलत शब्द होता है। प्रतीक्षावान भी नहीं होता है, प्रतीक्षाहीन भी नहीं होता है, बल्कि प्रतीक्षारत नामक जो शब्द है केवल यही सही है। देखिए जरूरी नहीं कि मान लीजिए एक शब्द है प्रतीक्षा, अब उसके पीछे कुछ भी जोड़ दो बन जाएगा, नहीं, सार्थक शब्द बनाना है। बताओ प्रतीक्षाशाली का मतलब कुछ होता ही नहीं है, बलशाली का मतलब होता है, प्रतीक्षाशाली कोई मतलब नहीं होता है। प्रतीक्षावान नहीं होता, धनवान होता है, ठीक है। तो वान प्रत्यय प्रतीक्षा के लिए है ही नहीं। प्रतीक्षाहीन नहीं होता है, धनहीन होता है, विद्याहीन होता है, चरित्रहीन होता है, लेकिन प्रतीक्षाहीन कहां से हो गया। माने प्रतीक्षा रत, रत माने लगा हुआ, और काहे में लगा हुआ, तो आप कहेंगे कि प्रतीक्षा में लगा हुआ, यानी यही सही है, ठीक है ना। तो प्रतीक्षा रत हो जाएगा। आगे आ जाओ 7 नंबर, वर्ष में अगर इक प्रत्यय जोड़ दो। देखो यहां पर देखो, अगर एक लिखा है आपके पास में वर्ष और इसके साथ में अगर आप एक प्रत्यय जोड़ दीजिए तो ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ये बनेगा वार्षिक। बड़ी सिंपल सी बात है। तो वार्षिक, तो बताओ कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहोगे दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दूसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, तो आगे है 8 नंबर। 8 नंबर अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, अब बताओ इस अनुच्छेद को पढ़ के आप क्या कह सकते हो, पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए। अरे स्थिर होगा, यही तो गलत बात है, स्थिर नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम स्थिर है तभी तो दुर्दशा है। पाठ्यक्रम लचीला, ये थोड़ी ठीक बात है। ऊपर लिखा है पाठ्यक्रम पूर्णतया अस्थिर होना चाहिए, पूर्णतया अस्थिर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई स्थिरता ही नहीं है। आधा स्थिर, लचीला का मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबल हो, जब जरूरत पड़े तो रिजिड हो जाए, यानी जब जरूरत पड़े तो स्थिर हो जाए, और जब जरूरत पड़े तो अस्थिर हो जाए। जैसी आवश्यकता वैसा ही पाठ्यक्रम को आप लचीला का मतलब होता है झुका सकते हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ है जानकारी परक। जानकारी परक तो होता ही है पाठ्यक्रम, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल माने लचीला। और याद रख दें लचीला का मतलब होता है जब जितनी जरूरत हो उतना झुके, और जब जरूरत ना हो तो ना झुके, ऐसी बात है यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और हम आपके साथ ऐसे ही अच्छे से वीडियो शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आपकी स्क्रीन पर पहुंचते रहें और आप उनको ऐसे ही देखते रहें और सीटेड में एक बहुत ही बेहतरीन नंबर के साथ में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं, आपके साथ में अगले मिलेंगे एक नए पैसेज के साथ में और पैसेज का लेवल धीरे 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 बढ़ता रहेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आज आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।